हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 35 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एल्डर जाओनिंग को बहुत ज्यादा कमजोर कर देते हैं सिर्फ बातें करके, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा कमजोर यही लड़की है। और जैसे ही एल्डर को लगता है कि ये लड़की अब वीक हो चुकी है, वो उन पर अटैक कर देते हैं। ज़ू फैन अपनी फॉर्मेशन को फिर से एक्टिवेट करता है और अपने इस फायर वाले पंछी को ज़ीटियान के साथ मिलकर हैंडल करता है, लेकिन उन दोनों की पावर इतनी ज्यादा नहीं होती। एल्डर अपने मैजिक वेपन को यूज करते हुए उनके फायर फिनिक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और साथ ही हंसते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है जाओनिंग, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, तुम्हें इसी तरह इन दोनों को वीक करना चाहिए। ज़ू फैन चिल्लाकर जाओनिंग से कहता है, जाओनिंग तुम्हें इस बूढ़े की बात सुनने की जरा भी जरूरत नहीं है, वैसे भी इसने तुम्हारा चेहरा देख लिया है, इसे पता है कि तुम ज़ू फैमिली की लड़की हो। एक बार ये जहाँ से वापस चला गया तो वापस जाकर ये तुम्हारी ज़ू फैमिली को जरूर मार डालेगा, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर होने का बदला तुम्हारी फैमिली से लेगा। क्या तुम दोनों मेरी इस बात को भूल चुके हो? मैंने तुम लोगों से कहा था कि ये एक लेवल 5 की अरे है और इसको यूज करने के लिए हमें 3 लोगों की जरूरत है। अगर हम तीनों लोग मिलकर इस अरे को यूज नहीं करेंगे तो ये अपनी फुल पावर नहीं दिखा पाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम तीनों मिलकर इस पर अटैक करें। अब जल्दी से अपने आप को संभालो और हम तीनों को मिलकर अटैक करना होगा। इस लेवल 5 की अरे के सामने ये मास्टर भी नहीं टिक पाएंगे। अगर आज हमने इस बुढ़े को यहाँ से जाने दिया तो तुम्हारी ज़ू फैमिली वाले नहीं बचेंगे, इसलिए अपने आप को संभालो और यहीं पर इस बुढ़े को मार डालते हैं ताकि ये तुम्हारी ज़ू फैमिली को ना मार पाए। जाओनिंग ज़ू फैन की बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं इसे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ सकती, मुझे इसे यहीं पर मारना होगा, इसे यहीं पर मरना होगा। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है और अपने आपे से बाहर हो जाती है। सेवंथ एल्डर भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इसने पहले अपनी फुल पावर शो नहीं की थी। ज़ू फैन उन दोनों से कहता है, मैं अपनी फॉर्मेशन को फिर से एक्टिवेट करने वाला हूँ, तुम दोनों को भरपूर इसमें साथ देना होगा। वो तीनों अपनी पावर्स को मिक्स करते हुए फिर से उस पर अटैक करते हैं। इस बार जाओनिंग क्योंकि अपनी फुल पावर को यूज कर रही है, इसलिए जंगल में एक जबरदस्त धमाका होता है। इस जबरदस्त धमाके की वजह से एल्डर भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और पीछे की तरफ हट जाते हैं और कहते हैं, इन बच्चों के इस धमाके की वजह से मेरे लंग्स जख्मी हो चुके हैं, अगर एक बार इन्होंने इसी तरह का और धमाका किया तो मेरे बचने के कोई चांस नहीं। सेवंथ एल्डर कहते हैं, ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ है। उस लड़की के अंदर बहुत सारी पावर छुपी हुई है। जैसे उसने अपनी पावर को रिलीज किया, इनकी फॉर्मेशन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगर ये 2-3 बार मुझ पर इसी तरह अटैक करते हैं तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। ज़ू फैन अपने दोनों साथियों से कहता है, मुझे लगता है कि ये बुड्ढा हमारी फॉर्मेशन के सामने वीक पड़ रहा है, चलो जल्दी से फिर से एक बार अटैक करते हैं। लेकिन साथ ही ज़ू फैन पीछे की तरफ देखता है तो जाओनिंग का टाइगर आगे की तरफ भागता हुआ जा रहा होता है। जाओनिंग क्योंकि अपने आपे से बाहर हो चुकी है, उसका अपनी बॉडी पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है, एल्डर को यहीं पर मरना होगा, मैं इसे यहीं पर मारूंगी ताकि मेरी ज़ू फैमिली सरवाइव कर सके। लेकिन सेवंथ एल्डर अपने वेपन को यूज करते हुए उसके टाइगर को, जो कि एनर्जी से बना होता है, सेंटर से काट देते हैं और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ज़ू फैन ज़ीटियान से कहता है, चलो जल्दी से मेरा साथ दो, हम दोनों मिलकर इसे रोकते हैं, इसे जाओनिंग तक मत पहुंचने देना। दोनों मिलकर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन एल्डर उनके अटैक्स को डॉज करते हुए सीधे जाओनिंग तक पहुंच जाते हैं और उसे गले से पकड़ लेते हैं और कहते हैं, थोड़ी देर पहले तुमने इतनी ज्यादा पावर रिलीज की कि मैं तो मरते मरते बचा। अब मुझे पता है कि तुम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ सकता, अब तो तुम्हें मरना होगा। साथ ही वो एल्डर बाकी दोनों से भी कहते हैं, तुम दोनों भी मुझे अपने अपने नाम बताओ, क्योंकि पहले मैं इस लड़की को मारूंगा और उसके बाद तुम दोनों को मारूंगा। मरने से पहले मुझे तुम दोनों के नाम तो पता होने चाहिए। ज़ू फैन और ज़ीटियान दूरी खड़े गुस्से में उसको देख रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सेवंथ एल्डर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जाओनिंग एल्डर का बाजू पकड़ लेती है और कहती है, मैं इसको पकड़ कर रखती हूँ, तुम लोग इस पर अटैक करो और इसे यहीं पर मार डालो ताकि ये वापस जाकर मेरी ज़ू फैमिली को नुकसान न पहुंचा सके। सेवंथ एल्डर उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तुम तो बहुत ही अच्छी बच्ची हो जो कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती हो, लेकिन अफसोस ये दोनों लड़के अकेले मुझे नहीं हरा सकते जब तक कि तुम अपनी पावर को इसके साथ न मिलाओ। लेकिन तुम्हारे मरने से पहले मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देता हूँ, यहाँ से जैसे ही मैं वापस जाऊंगा मैं तुम्हारी सारी की सारी ज़ू फैमिली को मार डालूंगा ताकि मरने के बाद तुम सब लोग एक ही जगह पर साथ जा सको। ज़ीटियान सेवंथ एल्डर से कहता है, आपको तो शर्म आनी चाहिए, आप एक छोटी सी लड़की पर अटैक कर रहे हैं, आप एक एल्डर हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सेवंथ एल्डर बड़ी हैरानी के साथ ज़ीटियान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि जब हम लोग डीमन कल्टीवेशन के रास्ते पर चल पड़ते हैं तो हमारी दुनिया से शर्म का लफ्ज खत्म हो जाता है, हमें किसी काम के करने में शर्म नहीं आती। सेवंथ एल्डर ज़ू फैन से कहते हैं, तुम भी बहुत ज्यादा अच्छे हो, मुझे पता चल गया है कि तुम भी डीमन पाथ पर चल रहे हो, यानी कि तुम भी इवल कल्टीवेशन के रास्ते पर हो। तुमने सिर्फ कुछ अल्फाज कहे और ये लड़की तुम्हारी हेल्प करने के लिए राजी होगी और इसने अपनी फुल पावर को रिलीज कर दिया। तुम तो इतने ज्यादा अच्छे हो कि मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। अगर तुम आज मेरे हाथों मरने नहीं वाले होते तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लेता। ज़ू फैन सेवन एल्डर से कहता है,
तुमने मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाया है, मुझे तुम्हें मारना होगा। जाओ निंग भी रोते हुए जू फैन से कहती है, प्लीज मुझे मार डालो, मुझे इसके साथ ही मार डालो, आज ही यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। जू फैन उसकी बात सुनने के बाद जीटियान से कहता है, जीटियान रेडी हो जाओ, हम लोग अटैक करने वाले हैं। वो उसे कहता है, लेकिन जाओ निंग का क्या? जाओ निंग तो उसके हाथ में है, दोनों एक साथ मारे जाएंगे। जू फैन उसे कहता है, जाओ निंग ने ये रास्ता अपने लिए खुद चुना है, उसका फैसला है, हमें उसके फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जीटियान उसे कहता है, अच्छा ठीक है, और साथ ही वो अपनी इलेक्ट्रिक पावर को रिलीज करता है, जबकि जू फैन अपनी फायर पावर को रिलीज करता है। एल्डर सामने से बिल्कुल भी नहीं हटते और कहते हैं, तुम दोनों के अटैक्स बहुत ज्यादा वीक है, तुम दोनों मिलकर मुझे नहीं हरा सकते जब तक कि इस लड़की की विंड पावर इसमें शामिल नहीं होती। तुम्हारा अटैक इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता कि मुझे हरा सके। लेकिन साथ ही जू फैन उस बूढ़े से कहता है, तुम्हें किसने कहा कि हमारे पास विंड पावर नहीं है? और साथ ही अचानक कहीं से विंड पावर भी आ जाती है। सेवंथ एल्डर जल्दी से जाओ निंग को छोड़ देते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि ये विंड पावर कहाँ से आ गई। और उन तीनों की पावर्स जैसे ही आपस में मिलती हैं, वहाँ पर फिर से एक जबरदस्त धमाका होता है और एल्डर फिर से उस धमाके की जद में आ जाते हैं। जीटियान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक ये विंड पावर कहाँ से आ गई? जाओ निंग का तो उसने गला पकड़ रखा था, जाओ निंग अपनी पावर को यूज नहीं कर सकती थी। जू फैन उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम जानना चाहते हो कि वहाँ पर हवा की पावर कहाँ से आई? ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए 3 लोगों की जरूरत है। इसको कंट्रोल करने के लिए 3 लोगों की जरूरत नहीं, बल्कि मैं अकेला ही इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने तो बस मास्टर को बातों में फंसाने के लिए ऐसा कहा था, ताकि वो हम तीनों में से सबसे कमजोर कड़ी को ढूंढे और उस पर अटैक करें। जैसा कि तुमने कहा था कि सेवंथ एल्डर बहुत ज्यादा जीनियस है, उन्हें इस बात को समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि हम तीनों को इकट्ठे मिलकर इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करना पड़ रहा है। और इसी वजह से उन्होंने सबसे पहले जाओ निंग को अपना निशाना बनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि सबसे ज्यादा इमोशनल और वीक वही है। लेकिन सेवंथ एल्डर को इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। जाओ निंग को तो मैं चारे के तौर पर यूज कर रहा था एल्डर को फंसाने के लिए। एल्डर ने जैसे ही जाकर जाओ निंग का गला पकड़ा, उसी वक्त वो मेरे जाल में फंस चुका था। जीटियान उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये तुमने क्या किया? इसका मतलब शुरू से तुम्हारा प्लान यही था, तुम शुरू से ही जाओ निंग को कुर्बानी का बकरा बनाने वाले थे। जू फैन जीटियान से कहता है, अब तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो, जैसे मैंने कुछ बहुत ज्यादा गलत कर दिया है? तुमने सुना नहीं, जाओ निंग ऐसा ही चाहती थी, वो चाहती थी कि उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट किया जाए और एल्डर को यहीं पर मारा जाए, इसलिए उसने अपनी कुर्बानी खुद दी है। वो अपनी फैमिली को बचाना चाहती थी और मैंने उसे अपनी फैमिली को बचाने का एक मौका दे दिया। उसने ये सब कुछ अपनी मर्जी से किया है। और वैसे भी तुम्हें मुझे इस तरह देखने का हक नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तुम्ही ने कहा था कि हम इसको यहीं पर छोड़कर आगे चले जाते हैं, क्योंकि ये हमें स्लो कर रही है। इसको अगर यहाँ पर छोड़ देते हैं तो एल्डर इस पर अटैक करेंगे और यहीं पर रुक जाएंगे, जिसकी वजह से हमें टाइम मिल जाएगा। तुम भी तो यही करने वाले थे, तुम भी तो इसे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ने वाले थे। जीटियान जू फैन से कहता है, लेकिन तुम्हारे उस वादे का क्या जो तुमने जाओ निंग से किया था कि तुम उसे शहर से बाहर लेकर जाओगे? जू फैन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, हाँ मैं अपना वादा पूरा करूंगा, मैं उसकी डेड बॉडी को इस शहर से बाहर ले जाऊंगा, मेरा वादा पूरा हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद जीटियान बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, मैंने इसके साथ पूरा 1 महीना बिताया है, लेकिन मुझे लगा था मैं इसको समझ चुका हूँ, पर ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा बुरा है। जितना मैं इसको जानने की कोशिश करता हूँ, ये उतना ज्यादा बुरा है। मुझे इसे देखकर इतना ज्यादा डर महसूस हो रहा है जितना किसी डेविल को देखकर भी नहीं होगा। उसी वक्त पीछे से सेवंथ एल्डर के हंसने की आवाज आती है। सेवंथ एल्डर कहती है, लड़के तुम तो वाकई में एक जीनियस डेविल हो, तुम तो अपनी ही दोस्त को सैक्रिफाइस करने पर तैयार हो गए, तुम तो बहुत ज्यादा जालिम हो। अगर आज तुम्हारा सामना मुझसे ना हुआ होता तो फ्यूचर में तुम एक बहुत बड़े डेविल मास्टर बनते। लेकिन अफसोस तुम्हारी कहानी यहीं पर खत्म होने वाली है। अब मैं इतना कहना चाहूंगा कि थोड़ी देर के लिए तुम्हारे स्किल्स को देखकर मैं भी डर गया था कि तुम्हारी स्कीमिंग और तुम्हारी प्लानिंग बहुत ज्यादा शानदार है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर मेरा सामना किसी ऐसे के साथ होगा जो कि मुझसे भी ज्यादा जीनियस है। तुम्हारी वजह से आज तो मेरी जान जाते जाते गई। इस साथ ही दिखाया जाता है कि सेवंथ एल्डर के पास एक नहीं बल्कि 2 मैजिक वेपन होते हैं और जाओ निंग भी ऊपर से नीचे गिरती है जो कि बेहोश हो चुकी होती है। जू फैन उसकी तरफ देखता और कहता है, ये तो अभी तक जिंदा है लेकिन कोमा में है, लगता है कि मास्टर के इस मैजिक वेपन ने इसको भी साथ बचा लिया। जू फैन एल्डर से कहता है, तुम्हारे पास ये दूसरा मैजिक वेपन कहाँ से आ गया? तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही मैजिक वेपन था। सेवंथ एल्डर उसे कहते हैं, मेरे पास सिर्फ एक ही मैजिक वेपन है, लेकिन असल बात ये है कि ये मैजिक वेपन पेयर में है, यानी कि इसके 2 हिस्से हैं, एक को जिन और एक को जैंग कहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ जैंग को यूज करता हूँ अटैक करने के लिए, और जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं जिन को यूज करता हूँ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन ज्यादातर मैं इसको यूज नहीं करता, क्योंकि कभी मेरा सामना किसी इतने पावरफुल के साथ हुआ ही नहीं कि मुझे इन दोनों को इकट्ठा यूज करना पड़े। और आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे जिन और जैंग दोनों को इकट्ठा यूज करना पड़ा।
ये भी तुम्हारी एक एबिलिटी है कि तुमने मुझे इसको यूज करने पर फोर्स कर दिया। ज़ूफेन एल्डर से कहता है तुम तो वाकई में एक डेविल जीनियस हो, तुम इसको पहले भी तो यूज कर सकते थे जब पहले हम तीनों ने मिलकर तुम पर अटैक किया था, लेकिन तुमने चांस लिया और अपने आप को जख्मी होने दिया क्योंकि तुम्हारे जहन में भी ये सवाल था कि कहीं ना कहीं इन तीनों को यूज किए बिना भी मैं इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकता हूँ। सेवंथ एल्डर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हाँ बिल्कुल, तुम्हें क्या लगा था मैं अपना ट्रम्प कार्ड तुम्हें ऐसे ही शो करवा दूंगा, इससे मैं हमेशा अपने लास्ट रिजोर्ट के तौर पर सेव करके रखता हूँ। एल्डर उसे कहते हैं लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तुम्हारा अंत हो चुका है, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। ज़ूफेन सेवंथ एल्डर से कहता है तुम्हें किसने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, और साथ ही वो अपने ब्लडी बेबी को रिलीज करता है। ब्लडी बेबी पीछे की तरफ से उसकी बॉडी के अंदर घुसने के लिए आगे बढ़ता है। अब क्योंकि सेवंथ एल्डर भी एक डीमन कल्टीवेटर है, उन्हें भी पता है कि ब्लडी बेबी क्या होता है, वो उसके ब्लडी बेबी को देख लेते हैं जबकि दूसरे कल्टीवेटर उसको नहीं देख पाते। सेवंथ एल्डर कहते हैं तो ये ब्लडी बेबी तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है। ज़ूफेन कहता है अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, जैसे ये ब्लडी बेबी तुम्हारी बॉडी में जाएगा तुम्हारे बॉडी मूव नहीं कर पाएगी। लेकिन साथ ही ज़ूफेन वहीं पर रुक जाता है। ज़ूफेन को एक जोरदार झटका लगता है और उसकी बॉडी के अंदर से एक जबरदस्त लाइट निकलती है और ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ज़ूफेन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसके चेहरे से पसीना बहना शुरू हो जाता है और थोड़ी ही देर में उसकी बॉडी से ब्लड टिप टिप करके बहना शुरू हो जाता है। ज़ूफेन जैसे सामने की तरफ देखता है तो एल्डर ने अपनी कोहनी को पीछे की तरफ किया होता है और उनकी कोहनी के अंदर से एक स्पाइक निकलता है जो कि ब्लडी बेबी की बॉडी के आर पार होता है, यानी कि एल्डर ने ब्लडी बेबी को मार दिया है। और ब्लडी बेबी क्योंकि ज़ूफेन की बॉडी का हिस्सा है, ब्लडी बेबी मरेगा तो ज़ूफेन भी मरेगा। एल्डर ज़ूफेन से कहते हैं तुमने तो मुझे जज करने में बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, मेरे पास 2 मैजिक वेपन नहीं है बल्कि 3 मैजिक वेपन है। एक मैजिक वेपन मेरी बॉडी के अंदर है जिससे मैंने तुम्हारे इस लिटिल डीमन को मार दिया है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 35 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।